नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखते हैं आज की हेडलाइंस। 18 अप्रैल को मना वर्ल्ड हेरिटेज डे। हेरिटेज चेन्स रखी गई थीम। रामप्पा मंदिर हुआ 2021 में शामिल। एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2023 जारी। लोकल बॉडीज को दी गई जिम्मेदारी। एनिमल वेलफेयर बोर्ड की भी रहेगी भूमिका। और एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग खबरों में कानून नहीं करता परिभाषित। एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग की संख्या में हुई है वृद्धि। खबरों को शुरू करने से पहले एक बार फिर आपके सामने दोहरा दूं कि स्टडी IQ IAS हिंदी की टीम चौथा लाइव फाउंडेशन बैच लॉन्च कर रही है। 22 अप्रैल से शाम में 6 बजे इस बैच की शुरुआत होगी। अगर आप इस बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं तो अमृत लाइव कोड का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे ये बैच आपको केवल 18,999 रुपये में हासिल होगा। इस कोर्स में प्रतिदिन 2.5 से 3 घंटे की नियमित कक्षाएं हैं। हैंड रिटन नोट्स, PDF, मेंटोरशिप, मुख्य परीक्षा के लिए उत्तर लेखन इत्यादि बहुत सारे उपयोगी फीचर्स हैं। जानकारी चाहिए अगर तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक कीजिए और उसी से आप एडमिशन भी ले सकते हैं। चलिए खबर शुरू करें। 18 अप्रैल को दुनिया भर में वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है। इसे इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स के नाम से भी जानते हैं। इसका मकसद सांस्कृतिक विरासत के महत्व और ऐतिहासिक इमारतों के संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाना है। साल 2023 के लिए इस दिन की थीम हेरिटेज चेन्स रखी गई है। इस दिन को मनाने का प्रस्ताव ICOMOS यानी इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स द्वारा साल 1982 में दिया गया था, जिसे यूनेस्को ने अप्रूव किया। गौरतलब है कि भारत यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन का हस्ताक्षरकर्ता देश है। भारत यूनेस्को का सदस्य साल 1946 से है। आपको बता दें कि भारत से 40 विरासत स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल हैं। इनमें से 32 कल्चरल, 7 नेचुरल और 1 मिक्स्ड कैटेगरी में शामिल हैं। साल 1983 में आगरा का किला, ताजमहल और अजंता एलोरा की गुफाओं को शामिल किया गया था। अजंता एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। साल 1984 में कोणार्क के सूर्य मंदिर और महाबलीपुरम के स्मारकों को शामिल किया गया था। कोणार्क का सूर्य मंदिर ओडिशा में है, वहीं महाबलीपुरम के मंदिर तमिलनाडु में हैं। साल 1985 में असम के काजीरंगा और मानस नेशनल पार्क को राजस्थान के केवलादेव नेशनल पार्क के साथ शामिल किया गया था। साल 1986 में खजुराहो, हम्पी के स्मारक समूह, गोवा के चर्चेज एंड कॉन्वेंट्स और फतेहपुर सीकरी को शामिल किया गया। खजुराहो मध्य प्रदेश में है और हम्पी कर्नाटक में स्थित है। साल 1987 में पट्टदकल के स्मारक समूह, सुंदरबन नेशनल पार्क, एलिफेंटा केव्स और ग्रेट लिविंग चोल टेम्पल्स को शामिल किया गया। पट्टदकल के स्मारक समूह कर्नाटक में है। चोल मंदिर समूह में तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर, गंगई कोंड चोलपुरम मंदिर और दारासुरम का ऐरावतेश्वरम मंदिर शामिल है। साल 1988 में उत्तराखंड के नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क को शामिल किया गया था। साल 1989 में मध्य प्रदेश स्थित सांची के बौद्ध स्तूपों को इस सूची में शामिल किया गया था। साल 1993 में दिल्ली स्थित हुमायूं का मकबरा और कुतुब मीनार के स्मारक समूहों को इसमें शामिल किया गया। गौरतलब है कि भारतीय पर्वतीय रेलवे अलग अलग राज्यों में स्थित है। साल 1999 में दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे को भी इस सूची में शामिल किया गया। 2005 में नीलगिरी माउंटेन्स रेलवे को और 2008 में कालका शिमला रेलवे को इस सूची में जगह दी गई। साल 2002 में बोधगया स्थित महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स को जगह मिली। 2003 में मध्य प्रदेश स्थित भीमबेटका की गुफाओं को शामिल किया गया। 2004 में छत्रपति शिवाजी टर्मिनस और चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क को इस सूची में शामिल किया गया था। चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क गुजरात में स्थित है। साल 2007 में दिल्ली स्थित रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स को भी जगह दी गई। 2010 में जयपुर स्थित जंतर मंतर को शामिल किया गया। साल 2012 में पश्चिमी घाट को इस सूची में शामिल किया गया था। पश्चिमी घाट केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात में फैला हुआ है। 2013 में राजस्थान के हिल फोर्ट्स को इस सूची में शामिल किया गया। इनमें चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, सवाई माधोपुर, झालावाड़, जयपुर और जैसलमेर शामिल हैं। 2014 में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क और रानी की वाव को इस सूची में शामिल किया गया था। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में और रानी की वाव गुजरात में स्थित है। 2016 में नालंदा महाविहार, कंचनजंगा नेशनल पार्क और द आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ ली कॉर्बूसिया को इस सूची में शामिल किया गया। कंचनजंगा नेशनल पार्क को मिक्स्ड कैटेगरी में शामिल किया गया था।
2017 में अहमदाबाद ऐतिहासिक शहर को और 2018 में मुंबई के विक्टोरियन गोथिक एंड आर्ट डेको को इस सूची में जगह दी गई। राजस्थान के गुलाबी शहर जयपुर को साल 2019 में जगह दी गई। वहीं साल 2021 में हड़प्पाई शहर धौलावीरा और तेलंगाना स्थित काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर को इस सूची में शामिल किया गया। काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर को रामप्पा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। हाल ही में उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स द्वारा 2 आरोपियों का एनकाउंटर किया गया। इस घटना ने फिर से गैर न्यायिक हत्याओं या सुरक्षा बलों द्वारा एनकाउंटर के मुद्दे को खबरों में ला दिया है। जब किसी व्यक्ति को न्यायिक निर्णय या मामले की सुनवाई के बिना सरकारी अधिकारियों द्वारा मार दिया जाता है, उसे एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग कहते हैं। इसे एनकाउंटर किलिंग के नाम से भी जाना जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 6 वर्षों में एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग की संख्या में तकरीबन 5 गुने की वृद्धि हुई है। भारत में एनकाउंटर किलिंग को न तो कोई कानून परिभाषित करता है और न ही इसके लिए कोई भी कानून मौजूद है। हालांकि भारतीय दंड संहिता में ऐसी कुछ स्थितियां हैं जिनमें एक नागरिक या एक सरकारी संस्था दूसरे व्यक्ति की जान ले सकती है। इस पर आईपीसी की धारा 100 कहती है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की जान केवल तभी ले सकता है जब हमले के दौरान किसी की मौत हो जाती है या बहुत गंभीर चोट लगती है, या फिर हमला बलात्कार, अप्राकृतिक वासना को मिटाने या अपहरण के इरादे से किया गया हो, या हमला किसी व्यक्ति को गलत तरीके से फंसाने के इरादे से किया गया हो, जहां व्यक्ति अपने बचाव के लिए सार्वजनिक अधिकारियों की मदद नहीं ले सकता। साथ ही संहिता राज्य के अधिकारियों को जांच के दौरान किसी अन्य व्यक्ति को केवल तभी मारने की अनुमति देता है जब मामला आत्मरक्षा से जुड़ा हो। इसके अलावा सीआरपीसी यानी आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 भी एनकाउंटर किलिंग के खिलाफ पुलिस अधिकारियों की रक्षा करता है। इसकी धारा 46 आरोपी को गिरफ्तार करने या आरोपी को भागने से रोकने के लिए पुलिस अधिकारियों को किसी भी हद तक बल प्रयोग करने की अनुमति देता है। मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी ने एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2023 जारी किए हैं। इनमें स्ट्रेट ट्रबल्स यानी आवारा मुसीबतों को प्रतिबंधित करने की गाइडलाइंस जारी की गई हैं। गौरतलब है कि नवंबर 2022 में संसद में पेश किए गए आंकड़ों के मुताबिक 2019 से लेकर 2022 के बीच 160 मिलियन केस कुत्तों के काटने के दर्ज किए गए। इन मामलों ने कुत्तों के उन्हें खाना खिलाने वालों और देखभाल करने वालों के खिलाफ भी अत्याचार के मामले बढ़ा दिए। साथ ही शहरी नागरिकों में आपस में संघर्ष के मामले भी बढ़ गए। सरकार द्वारा जारी नियमों के मुताबिक आवारा कुत्तों के नसबंदी और टीकाकरण के लिए पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रमों को संबंधित नगर निकाय या नगर पालिका या नगर निगम और पंचायत द्वारा लागू किया जाना है। पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रमों के दौरान होने वाली क्रूरता को रोकने की बात भी इन नियमों में की गई है। इसके अलावा पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रमों को एनिमल वेलफेयर बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं के द्वारा ही अंजाम दिया जाना चाहिए। आपको बता दें कि एनिमल वेलफेयर बोर्ड यानी पशु कल्याण बोर्ड एक सलाहकारी सांविधिक निकाय है। इसका मकसद देश में पशु कल्याण और पशु कल्याण से संबंधित कानूनों को बढ़ावा देना है। इसका गठन प्रिवेंशन ऑफ एनिमल क्रूएल्टी एक्ट 1960 के तहत साल 1962 में किया गया था। यह दुनिया में किसी देश द्वारा गठित अपनी तरह का पहला बोर्ड था। यह मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी के तहत काम करता है। श्रीमती रुक्मिणी देवी अरुंडले ने इसके गठन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। उन्होंने बोर्ड की गतिविधियों को तकरीबन 20 साल तक गाइड किया। बोर्ड में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अलावा 28 सदस्य होते हैं। सदस्यों का कार्यकाल 3 साल का होता है। बोर्ड का मुख्यालय शुरुआत में चेन्नई में था, जिसे साल 2018 में हरियाणा के वल्लभगढ़ में शिफ्ट कर दिया गया था। इस खबर की अहमियत को समझने के लिए साल 2014 में यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए प्रश्न पर गौर कर लेते हैं। प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन स्थापित है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एक सांविधिक निकाय है। राष्ट्रीय गंगा नदी द्रोणी प्राधिकरण की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। उपर्युक्त कथनों में से सही कथन चुनना था, केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 2 या फिर 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी ने उत्तरी और तटीय राज्यों सहित भारत के कई हिस्सों के लिए लू या हीट वेव्स की चेतावनी जारी की है। हीट वेव अत्यधिक गर्म मौसम की अवधि होती है जिसमें तापमान किसी दिए गए क्षेत्र के औसत से अधिक हो जाता है। यह स्थिति आमतौर पर 2 या उससे अधिक दिनों तक रहती है, मगर कभी कभी यह कई दिनों या हफ्तों तक भी चलती है। यह शुष्क और आर्द्र दोनों मौसमों में हो सकती है। भारत में हीट वेव आमतौर पर मार्च से जून के दौरान चलती है, लेकिन सबसे ज्यादा हीट वेव मई के महीने में चलती है। आईएमडी के मुताबिक जब मैदानी इलाकों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस, तटीय क्षेत्रों में तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और पहाड़ी क्षेत्रों का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाए तो हीट वेव का निर्माण होने लगता है।
मैदानी इलाकों का तापमान जब 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तब उसे खतरनाक हीट वेव कहते हैं। आईएमडी मौसम की चेतावनी के लिए हरा, पीला, नारंगी और लाल 4 रंग के कोड का इस्तेमाल करता है। हरा सामान्य मौसम को सूचित करता है, पीला मध्यम तापमान को बताता है, नारंगी रंग उच्च तापमान को बताता है, हीट वेव्स के प्रति अलर्ट रहने का संदेश देता है, लाल रंग खतरनाक हीट वेव को सूचित करता है। आईएमडी की स्थापना 1875 में हुई थी। यह भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक एजेंसी है। यह मौसम संबंधी पूर्वानुमानों और भूकंप विज्ञान के लिए जिम्मेदार प्रमुख एजेंसी है। आइए जल्दी से देखें बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न है, मानव दिल्ली में सभी यूनेस्को विश्व विरासत स्थलों के भ्रमण की योजना बना रहा है। वह भ्रमण करेगा लाल किला, कुतुब मीनार, जामा मस्जिद, लाल किला, इंडिया गेट, कुतुब मीनार, लाल किला, कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा, या फिर लाल किला, हुमायूं का मकबरा, इंडिया गेट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पशु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय चेन्नई में है। रुक्मिणी देवी अरुणले का नाम पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना से जुड़ा है। यह एक सांविधिक संस्था है। सही कथन को चुनना है, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, या फिर 1, 2 और 3। आइए देखें पिछले बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न मैंने पूछे थे और उनके सही जवाब क्या हैं। पहला प्रश्न था, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस, 17 अप्रैल विश्व हीमोफीलिया दिवस, 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस, 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। उपर्युक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? केवल 1, केवल 2, केवल 3, या फिर सभी चारों? और इस प्रश्न का सही जवाब है इसमें सभी चारों युग्म सही हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है। यह एक रेयर ब्लड डिजीज है। वर्तमान में हीमोफीलिया का कोई इलाज उपलब्ध नहीं है। कूट के मदद से आपको बताना था कि सही कथन कौन से हैं। केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, या फिर 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प ए। तो आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही रखते हैं। कल रात 9 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी। अगर आप इस बुलेटिन की पीडीएफ हासिल करना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल पर जाइए, जहां इसकी पीडीएफ रोजाना मिलती है। और आज पूछे गए सवालों का जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार।